जी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सीटेट 29 दिसंबर 2022 को जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड पर कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे, और कलम और कापी लेकर के बैठिए। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको ज़रूर अपनी कापी में नोट कर लीजिए ताकि बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता आपको ना पड़े। और साथ में रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रश्न आपको हैं जो भी आपने देखे हैं या जो आप देख रहे हैं उनको आप पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका ज़रूर सीटेट में जो है वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा साथ निभाएगा। तो आइए चलते प्रश्नों की ओर बिना विलंब किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है जिसमें पूछा गया है कि के में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 1.2 हो जाए। तो पहले तो हमें के का मान ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो के का मान प्राप्त करने के लिए हमें पहले तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 1.124 हो गया पहली वैल्यू जो दी हुई है। दूसरी दी हुई है 214 दी हुई है, और जो तीसरी है वो 1.24। अब यहाँ पीछे हम जीरो लगा लेते हैं क्योंकि एक अंक इसमें कम था। अब ये तीनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, जोड़ लेते हैं। 8 7 5 1, ये तो हो गई पॉजिटिव वैल्यू की मान। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, 2.41 निगेटिव वैल्यू है, इसके पीछे जीरो लगा लेते हैं। और जो देखो ये वाली जो के की तरफ है जो वैल्यू, ये किसकी है, ये प्लस की है, लेकिन इसको भी तो पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, उसमें से घटाना पड़ेगा। तो ये उधर जाएगी तो ये भी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की। तो 1 2 8 ये हो जाएगी। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। तो इस तरीके से ये भी माइनस की वैल्यू निकल के आई और ये निकल करके आई पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या करना है, दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस की है और एक माइनस की है तो घटेंगी। अब घटेंगे तो आइए घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 2.538 और इसमें से घटेगा 1.578। इसको घटा लेते हैं तो 0 आया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ बचा 0। लेकिन ये वैल्यू आई किसकी है, ये आ तो गई है लेकिन ये किसकी आई है, ये आई है माइनस की, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी और ये वाली प्लस की थी। अब माइनस वाली वैल्यू बड़ी थी इसलिए माइनस आ गया। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई के का मान तो हमें मिल गया, ये किसका मान हो गया, ये हो गया के का मान। अब कह रहा है कि के के मान में क्या जोड़ा जाए। तो के के मान में मैं मान लेता हूँ क्या है कि ए जोड़ देते। अगर के में ए जोड़ देते तो उसका मान 1.2 मिल जाता ना। तो यहाँ पर के की वैल्यू रख देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2, और ये के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का के। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1.2 में से के वाला वैल्यू जो है वो घटानी पड़ेगी। तो ऑलरेडी देखिए इसके बीच में क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, और के का मान जो है वो भी क्या है, पहले से ही माइनस में है। पहले से माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें पड़ेगा जोड़ना। तो आइए जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये 9 2 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा 2। तो इसको जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 2.16 प्राप्त हुई है, जो कि पहले वाले विकल्प में दूसरे विकल्प में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल सॉल्व करना यानी जोड़ना और घटाना था, उसके बाद आपका आंसर के का मान पता चल जाएगा कि के में क्या जोड़ना था। तो ए का मान निकल करके कितना आया, ए का मान जो था वो निकल करके आया आपका 2.16। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने गुणनखंड पहले से ही कर लिए हैं ताकि आपका समय बच जाए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 2 दिया हुआ था, और ये दिया हुआ था 19.05 12 के बराबर।
अब इसके गुणनखंड देखिए, इधर ए बी सी क्या है, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके लिखे हुए थे, तो हमने भी क्या किया 19, 0, 5, 12 को भी गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके लिख लिया। तो ये गुणनखंड कितना आ रहा है 2 की घात 4, क्योंकि 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 4 बार, और 3 कितनी बार है 3 है 5 बार। तो 3 की वैल्यू हमने लिख ली 5 बार, 3 की घात 5 हो गया, बचा नीचे 7, 49 था यानी 7 की घात 2 हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई 2 आई, पी की वैल्यू 3 आई और सी की वैल्यू 7 आई। यही उठा करके हम कहाँ रखेंगे, यही उठा करके हम इसमें रख देंगे तो हमें इसका मान पता चल जाएगा। तो अब 12 गुणे 12 ए है, 12 ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दिया, प्लस का 3 बी है तो 3, बी की वैल्यू 3 है तो 3 रख दी, माइनस का 5 सी है, सी की वैल्यू 7 तो ये रख दी हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 3 तरीका 9 और ये हो जाएगा 35। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 माइनस का 35, तो कितना बचा माइनस का 2 बचा। तो यही वाला जो होगा वही आंसर हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस का 2, जो कि विकल्प 4 में है, तो विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो आप कैलकुलेशन अपना मजबूत कर लीजिए, जिससे आपके सवाल जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से हो जाएंगे, जिसमें घनमूल हुआ, वर्गमूल हुआ, वर्ग हुआ, घन हुआ और पहाड़ी हुए। ये अगर आपके थोड़ा ज़्यादा याद है 25 तक करके आप याद कर लीजिए, 15 तक घन याद कर लीजिए, 20-25 तक आपके वर्ग याद होंगे, तो आप इन सवालों को जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। अगर नहीं मालूम होता है तो सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ये समीकरण दी हुई है और x² + x - 2 का मान पूछा गया है। तो पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए घात 4 की -1 थी, तो उसको बटे में ले लिया तो उसकी घात क्या हो जाएगी प्लस की हो गई, और इसी तरीके से 1/8 ले लिया, ये तो हो गया एक साथ। और जो भाग था ये वाला, जब ये गुणे में बदला तो 2/3 की घात किसकी थी माइनस की थी, तो हो गई प्लस की। अब 3 की घात 3/2 की घात 1 थी, अब घात पॉजिटिव हो गई है तो एक घात लिखिए या ना लिखिए उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बराबर में बचा 1/2 की घात 2x - 1 बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम 1 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 एकम 8, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। हमने सॉल्व कर लिया। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, कापी पेन में आप नोट भी करते जाइएगा अगर जो भी समझ में आपको नहीं आता है तो यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर 2x - 1, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ बचा 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 की घात 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर 1/2 की घात 2x - 1 है। अब आधार हमने क्योंकि बराबर कर लिया है तो घातों की तुलना भी की जा सकती है। तो यहाँ से घातों की तुलना करेंगे तो 2x - 1 बराबर हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में जुड़ करके, और 2 गुणे में था तो हो जाएगा बटे में, यानी x का मान निकल करके आया 3/2। अब यही 3/2 मान उठा करके समीकरण में रखेंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x² + का x - 2 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसमें हम रख देते हैं 3/2। तो 3/2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x की जगह पर रखेंगे तो 3/2 होगा और ये हो जाएगा -2। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 4 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 9, 9 ही रहेगा। यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, मैंने मान लिया 1 है तो 1 चौको 4, 4 से गुणा करेंगे 2 को तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 9, 6, 15 में से 8 गया तो बचा 7 और बटे में है 4, तो 7/4 होगा वही आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प 1 में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तो अंडर रूट ए एक परिमेय संख्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए का मान क्या है, मैं मान लेता हूँ कि ए बराबर 2 है। तो अंडर रूट ए की इसके बराबर होगा, ए के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा √2। अब बताइए ए बराबर 2 तो एक धन पूर्णांक है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि रूट में जो होती है वो अपरिमेय हो जाती है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट था, जो कथन था, वो तो हो गया गलत। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे से पहले हम तीसरे और चौथे को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी लग रहे हैं। अब देखिए तीसरा कथन कह रहा है कि यदि ऐसी कोई घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 है। क्यों नहीं है? देखेंगे 64 आपको मिल रही कि नहीं मिल रही। 64 किसका? 4 का घन होती है, जिसकी इकाई का अंक 4 है। तो जो तीसरा विकल्प है वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। चौथे की बात करें तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, चौथे वाले विकल्प को। तो देखिए घात कितनी है? एस की घात क्यों है? और उसकी रूट कितनी है? रूट पी है ना, मतलब अंडर रूट पी। तो पी इस तरीके से लिखो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/p करके लिखा जा सकता है। घात को ऊपर अगर लिखेंगे तो एक्स की क्यों की घात 1/p से अगर गुणा हो जाएगी तो क्यों ऊपर हो जाएगा और p हो जाएगा नीचे। तो इस तरीके से x की घात q/p हो जाएगा, ना कि p/q। जबकि यहाँ पर देखो p/q दे दिया है और आया कितना है? p/p आया है। तो चौथा वाला विकल्प भी जो है वो गलत हो गया। तो अपने आप बचा दूसरा, जो कि सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे कि आपने ले लिया क्या, जैसे कि मैंने माना कि अभाज्य संख्या एक क्या हो गई, हमने 3 ले ली, ये हो गई एक अभाज्य संख्या। अगर इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो इसका वर्गमूल कितना आता है? 1.732। लेकिन आगे भी कटता नहीं है ये, बट हम रो करके यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आगे भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस तरीके से ये भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो दूसरा विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा, तो यहाँ पर आगे वाले में क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। और 1000 को अगर 3 से काटें तो कितना आएगा? मैं अगर मान लिया 3 से काट दिया, तो 3 से काट दिया तो 3 × 9 और 3 × 4 12 और 3 × 9, ये 343 आ गया। अब भाग को क्या करना है? गुणे में बदलोगे तो ऊपर वाली भिन्न क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ भी उसी तरीके से तोड़ लीजिए। पूरा गुणा करके आप उसका घन निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। अब गुणे में ऑलरेडी पहले से ही इसको फैक्टर में दिया हुआ है, तो इसको और छोटा कर लेंगे। अगर छोटा कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, समय बच जाएगा। नहीं तो पहले 9 को अगर 109 1029 से गुणा कर दिया, फिर घन निकालोगे अलग अलग, तो फिर बहुत ही समय लगेगा, आप उसमें फंस भी जाओगे, आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो यहाँ पर 12 दिया गया है। 12 को तो हम ऐसे लिख देंगे 3 × 4, 3 × 4 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 147 है। 147 को अगर 3 से काटेंगे 147 को, तो 3 × 4 12, 3 9 27, इस तरीके से कट गया कि नहीं कट गया? अब देखो यहाँ पर वर्गमूल निकालना था और आगे वाले में निकालना था घनमूल। तो घनमूल मतलब 3 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा बना 3 निकला। और इसमें देखिए 343 किसके बराबर होता है? 343 बराबर होता है 7 के। तो ये हो गया 7 का। और यहाँ पर निकालेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। देखिए 3 2 बार है। 3 कितनी बार? 2 बार, क्योंकि पीछे वाले में स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हो गया 3। और अगर 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 का 2 आ जाएगा। 49 है, 49 का निकालोगे तो 7 आएगा। कैंसिल आउट कर लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। कितना बचा? ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। तो आंसर आ गया 1/2, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 समीकरण दी हुई हैं और इन तीनों समीकरणों में आपको सार्व गुणनखंड बताना है कि एक कॉमन फैक्टर है जो कि सभी को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। उस गुणनखंड का मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर x + 3 बराबर क्या है? मैं मान लेता हूँ 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर -3 हो जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम देख लेते हैं कि मान क्या प्राप्त होने वाला है।
तो अगर यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, पहले 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें रखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये तो शून्य के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला एक्स बराबर -3 रखा ये सही विकल्प नहीं होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि पहला वाला ही शून्य नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये गुणनखंड होगा ही नहीं। तो अब एक्स बराबर, अब दूसरे में रख कर देखते हैं, दूसरा विकल्प इस्तेमाल करते हैं। दूसरे विकल्प में दिया हुआ कि x -3 बराबर, हम इसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी 3। अब 3 रख करके देखते हैं पहले वाले में, तो 3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। फिर 2x है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस का 15। देखिए पहली वाली समीकरण 0 हो रही है, क्योंकि 9 6 15 होता है, और 15 में से 15 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी पहली समीकरण तो संतुष्ट हो गई। अब दूसरी को संतुष्ट करके देखते हैं। इसमें x बराबर 3 रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 8 24 हो जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखेंगे 9 और 15 दोनों प्लस के हैं, 9 15 24, और बीच में माइनस का 24, 0 हो गया। तो सिंपल सी बात, अब तीसरे को भी संतुष्ट कर ही देगी, आप चाहे रख करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो दूसरा विकल्प है वही सही आंसर हो जाएगा। x बराबर 3 रखने पर तीनों समीकरण के जो मान है वो शून्य हो जाते हैं, अर्थात x बराबर 3 तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। इसलिए x बराबर 3 था तो 3 उधर वापस पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। तो यही वाला गुणनखंड जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें आपका समय भी लगने वाला है। तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया हुआ कि x + 1 माइनस का 2x + 4 बटे 3 माइनस का 5x बराबर 1/23। अब पहले तो देखिए कि x का मान क्या रखें कि 1/23 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए x की अगर नीचे देखिए 23 कैसे मिलेगा, आप ये सोचिए कि 30 कैसे मिलेगा। तो 23 मिलेगा, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हम माइनस का 4 रख करके देखते हैं, क्योंकि माइनस है, क्योंकि जुड़ेगा तब 23 आ जाएगा। तो मैं माइनस का 4 रख करके यहाँ देखता हूँ। अगर x बराबर -4 रख कर देखेंगे तो 3 है 5, और x की वैल्यू -4 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 3 ये हो ही गया, और 5 चौको 20 हो जाएगा। तो 20 3 कितना आ गया, 23 आ गया। इसका मतलब x का मान हम -4 यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब ऊपर भी रख कर देख लीजिए भाई, x का मान अगर 4 रखेंगे माइनस का, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -3 मिलेगा घट करके, और यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3 रखे, अगर 4 रखेंगे तो -8 हो जाएगा, और 4 में इसमें से घट जाएगा तो -4 यहाँ बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 है, और बाहर भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 माइनस का हो जाएगा तो घट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान -4 रखा जा सकता है। तो हम x बराबर -4 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हमने पता कर लिया। इस तरीके से आपको भी यहाँ सॉल्व करके पता करना पड़ेगा, वरना पूरा ऊपर नीचे क्रॉस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस वाला मेथड लगा करके गुणा करना पड़ेगा, और वहाँ से फिर x का मान प्राप्त करना पड़ेगा। वरना आप इस तरीके से सोच समझ करके करेंगे तो फिर जल्दी हो सकती है। आइए अब यही मान जो x बराबर 4 है इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन से उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो पहले में रखते हैं, तो देखेंगे कि 3 है, और यहाँ पर थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। x बराबर -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे x की है तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, गुणा करेंगे और हो जाएगा -20, और माइनस के साथ पीछे है तो ये हो जाएगा -27, और यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि 11 ही है, 9 चौको 36, और 36 माइनस का हो जाएगा, और माइनस पहले भी लगा हुआ, देखिए ये लगा है कि नहीं लगा माइनस, तो और x वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिल करके प्लस का 36 हो जाएगा। तो 9 चौको 36 प्लस का हो जाएगा, 36 में जुड़ेगा 11, तो 37 हो जाएगा, कितना 47 हो जाएगा। अब देखेंगे कि दोनों माइनस के हो गए, आगे वाला भी माइनस का हो जाएगा, गुणा करके देखेंगे, और दूसरा भी माइनस का हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि ये 13 के बराबर तो नहीं आएगा, उससे बड़ी ही संख्या हो जाएगी, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा में रखेंगे 3, यहाँ पर रखेंगे 7 चौको 28। अब 28 किसका हो जाएगा, यहाँ x का मान अगर रखेंगे -4, तो मान आएगा 7 चौको 28 माइनस का 28,
और उसमें 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा -33 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -33 और पीछे हो जाएगा 2, 9 एक सही तो 9 चौको 36 माइनस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 47, क्योंकि 9 चौको 36 और माइनस का 36 हो जाएगा और माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 47 हो जाएगा। अब देखते हैं ये 13 के बराबर आएगा या नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सॉल्व करके हम देख लेते हैं कितना होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले को और थोड़ा सा, तो 99 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, तो माइनस का ये और ये हो जाएगा माइनस प्लस, और 47 दूना कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 बचा, 2 चौको 8 1 9, 94 आया। अब इनके बीच में डिफरेंस करेंगे तो 13 का तो नहीं होगा, और आंसर किस में आएगा 99 संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा। तो इस तरीके से दूसरा विकल्प भी, पहला भी गलत हो गया था और दूसरा भी गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा। तो अगर तीसरे को देखेंगे तो क्या आएगा 3 5 है इसमें, तीसरे वाले में 5x, तो 5x की जब -4 रखेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा और माइनस का 7, तो माइनस का ये हो जाएगा 27। फिर तीसरे वाले माइनस का 2, 9x है तो 9 चौको 36 माइनस का 36 और 11 जोड़ करके कितना आ जाएगा माइनस का 47 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं तीसरे वाले को, तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, माइनस का 81 हो गया, ये हो गया माइनस का 81, और यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और 47 दूना कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 1 बचा, 2 चौको 8 1 9। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 9 में से 1 गया 8 गया तो 1 बचा, कितना आ गया 13 आ गया। तो तीसरा विकल्प जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए तीसरा वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और इस वाले क्वेश्चन में आपको वास्तविकता में समय लगने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2x - 3y की वैल्यू और xy की वैल्यू दी हुई, और निकालना कितना है, निकालना है हमें ये वैल्यू निकालनी है 4x अपान, अब यहाँ पर सॉल्व ही कर लेते हैं, इसको देखते हैं पहले, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4x बटा y प्लस का 9y बटे x, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। भाई x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x², और यहाँ हो जाएगा 9y², और बटे में कितना बचा xy बचा। यानी हमें वैल्यू यहाँ पर इसके xy की निकालनी पड़ेगी और 4x² प्लस 9y² की निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हमें दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर 9 दिया है। अगर हम क्या करें, इसका वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इधर भी वर्ग कर दें, इधर भी वर्ग कर दें और इधर भी वर्ग कर दें। अब इस सूत्र को खोल दें, हम ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा 4a² a का स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, b की जगह पर 3y है तो ये हो जाएगा 9y² और माइनस का 2ab, तो 2 3 6 दूनी 12 xy हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 81। अब यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा 4x² प्लस 9y² की वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यही चीज़ प्राप्त हुई है, तो इसका मान हमें याद करना पड़ेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 81 है, ये उधर जाएगा 12xy, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो 81 प्लस का 12 गुणे xy की वैल्यू कितनी हमने प्राप्त करी है, देखो लिखी हुई है यहाँ पर, ये लिखी हुई -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3 और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस का 12 3 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 में से 5 गया, 6 गया तो 5 बचा, कितना बचा, ये बचा हमारे पास 5, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया तो बचा 4, यानी आंसर निकल कर क्या 45, ये तो हो गया इसका मान। और अब यहाँ पर मान हमें निकालना है किसका, इस वाले का, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4x² प्लस 9y², इसका मान क्या प्राप्त हुआ है 45 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे 45, और नीचे आपको xy का मान -3 प्रश्न में ही दे रखा है, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 45, और ये माइनस भी साथ में,
तो माइनस का जो 15 आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि व्यंजक, ये आपको एक समीकरण दी हुई है, व्यंजक दिया हुआ है, अब बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर ए बी सी दिए हुए हैं। तो ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा और सी बराबर कितना होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण दी है इसको हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पर गुणांकों को गुणा करके उनसे मान प्राप्त कर लेंगे। तो पहले किस गुणांक का मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक प्राप्त करना है। तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को अगर अंदर गुणा करेंगे वाई स्क्वायर से तो यहाँ मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर मिला 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक तो 9 मिल गया हमें, और एक देखिएगा जब यहाँ पर एक्स का गुणा किससे करेंगे, दूसरे वाले से करेंगे, तो भी यहाँ देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, अगर एक एक्स और आ जाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस का 2, जो कि बाहर ब्रैकेट के निकलेगा तो बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ से कितना मिला, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और मिला, और कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और तीसरे वाले में भी देखिए मिल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है लेकिन अंदर क्या है, एक वाई है, अगर बाहर वाला वाई अंदर वाले वाई से गुणा हो जाए तो यहाँ भी वाई स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे कितना मिलेगा हमें, 9 मिला, और यहाँ पर मिला हमें 2 मिला। अब यहाँ पर 9 मिला, यहाँ पर 2 मिला, और यहाँ पर भी कितना मिला, 2 मिला। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक 2 2 4 और 9 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना मिला, ये हमें मिल गया 13 मिल गया। आगे देखते हैं, इसके बाद हमें प्राप्त करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो मिल गया, अब किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो एक्स स्क्वायर देखें कहाँ मिलेगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणा जब इसमें करेंगे 2 में तब केवल एक्स स्क्वायर का मिलेगा। तो 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करेंगे तो पहले वाले में जब दूसरे पद से गुणा करेंगे तो 2 3 6 मिलेगा। ओके, इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। और इसके बाद देखेंगे कहाँ मिलेगा, इसके बाद और कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 हो गया। अब निकालना है किसका, वाई स्क्वायर का गुणांक। तो वाई स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना मिलेगा, अब देखेंगे वाई स्क्वायर कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर हमें केवल एक ही जगह मिलेगा, जब देखो ये वाई है और इसका गुणा जब दूसरे पद से करेंगे तब मिलेगा वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक कितना है, देखिए 2 मिला, कितना मिला, 2 मिला, जो भी किसका है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक जो था वहाँ से हमने निकाला, गुणांक उन्होंने दे रखे थे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक को ए रखा था, उन्होंने मान रखा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी मान रखा है, वाई स्क्वायर के गुणांक को सी मान रखा है। तो ए बी सी के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें केवल मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए माइनस का 2b प्लस का सी, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 13 माइनस 2 गुणे बी की वैल्यू हमें दी गई है 5 और माइनस, और ये सी की वैल्यू माइनस का 2 दी रखी है। तो जोड़ लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये 13 हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 2। तो 10 2 12 और 13 में से 1 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो विकल्प जो तीसरा है उसमें 1 आ रहा है और वही हमारा सही मान इसका हो जाएगा। तो इस प्रश्न में केवल हमें क्या करना है, गुणांक करके आंसर दे देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 12,000 रुपये की धनराशि थी, उसको 20% दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई है। अब बताना है कि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए और वार्षिक संयोजित किया जाए तो दोनों में कितना अंतर होगा ब्याज का। तो पहले वार्षिक ले लेते हैं। जब वार्षिक लेंगे तब मान लेता हूँ कि जब ईयरली लिया जाएगा, जब ईयरली लिया जाएगा तब
जो रेट होगा वो 20% ही रहेगी, और जो टाइम होगा वो कितना होगा, वो 1.5 साल ही रहेगा। अब हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैं फैक्टर ट्री मेथड लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेथड मुझे सबसे सटीक लगता है, जिसमें सही आंसर जल्दी मिल जाता है। अब बताइए 12,000 था, अब एक साल तो पूरा पूरा होगा, लेकिन अगले साल 1.5 साल का ही है, तो दूसरे साल भी उसका आधा साल का ही निकालना होगा। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी यहाँ निकालना पड़ेगा 1/5, और यहाँ भी निकालना पड़ेगा 1/5। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी कितना आ गया, 2400 आ गया। और दूसरे साल भी कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। लेकिन जब दूसरे साल 2400 आएगा तो पहले वाले जो धन ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, जितना 20% लगेगा, क्योंकि 20% ब्याज लग रहा है। तो 1/5 यहाँ पर करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 अठे 40, जीरो कितना हो गया, 480 हो गया। यानी पहले साल जो ब्याज मिला वो तो था कितना, 2400, लेकिन दूसरे साल दोनों को जोड़ करके पता चलेगा कि कितना निकला। तो ये 0, 2400 और 480, यानी 24 2880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2880 हो गया। अब 2880 तो दूसरे साल का पूरा पूरा हो गया, लेकिन हमें दूसरे साल में पूरा नहीं निकालना है। कितना निकालना है, आधे साल का ही निकालना है, क्योंकि 1.5 साल का ही था। तो 1/2 से गुणा कर देंगे या 2 से भाग कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1440 रुपये। तो पहले साल का ब्याज कितना आया, जब वार्षिक लिया गया तो पहले साल मिला 2400 और दूसरे साल मिला 1440। इसको जोड़ लेते तो 0, 4, 8, 3, यानी कितना मिला, ये मिला 3840 रुपये, 3840 रुपये मिला। अब ये तो हो गया इसका। अब एक हम आगे देखते हैं कि ये ध्यान रखिएगा कितना मिला, 3840। अब इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। अब देखिए, अब आगे कहा गया है कि जब वार्षिक हो जाए, तो वार्षिक हमने निकाल लिया। अब अर्धवार्षिक निकालते हैं। जब अर्धवार्षिक होगी तब कितना होगा, अब जब अर्धवार्षिक हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा कितना, 1.5 साल में 3 महीने, 3 बार हो जाएगा, ब्याज 3 बार लगेगी हर 6-6 महीने पर, तो 3 हो गया। उसके बाद जब रेट की बात करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी। अर्धवार्षिक में जब हो जाएगा तो रेट 20% की बजाय कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। धनराशि हमारे पास 12,000 ही है। अब फिर फैक्टर ट्री मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू 1/10, पहले साल 1/10 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा 12,000 का। दूसरे साल भी 1/10% लगाएंगे तो दूसरे साल भी 1200 मिलेगा। लेकिन जब दूसरे साल 1200 मिलेगा तो पहले साल वाले पर भी 10% मिलेगा, पहले साल पर भी 10% मिलेगा। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120। और फिर तीसरे साल भी 10% लगेगा तो ये हो जाएगा 1200। और जब तीसरे साल लगेगा 1200 तो पहले वाले और दूसरे वाले जो ब्याज हैं उन सभी ब्याजों पर भी ब्याज लगेगा। तो पहले वाले जो ब्याज लगा था 1200, इस वाले पर, इस पर लगेगा 10% तो 120। अब दूसरे वाले 1200 पर लगेगा तो ये भी 120 हो जाएगा। और जो दूसरे साल 120 लगा था इस पर भी लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो जोड़ लेते हैं टोटल ब्याज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बना है सब क्या बना है, यही तो है ब्याज। इसको जोड़ते हैं तो टोटल ब्याज अब देखेंगे कितना आएगा, CI जब अर्धवार्षिक कर ली गई तो 12 3 3600 और 120 कितना हो गया, ये हो गया 3600 और ये हो गया 12 3 36 360 हो गया और ये बचा 12, इतना जोड़ना पड़ेगा। तो 36 3 3960 और 3960 और 12 72 हो गया। ये हो गया जब छमाही लगी तब। अब अंतर बताना है तो अंतर कैसे निकलेगा, ये 39,000 था, 3972 और लगा कितना 3840 पहले लगा था जब वार्षिक था। तो इसको घटा देते हैं तो 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 1 बचा। तो ये हो गया कितना डिफरेंस, दोनों का जो अंतर आया वो आया 132 रुपये। तो जो 132 रुपये दूसरे विकल्प में है तो वही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का।
अगर आपको ये सब प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने मित्रों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। तो पहला देखते हैं। पहले में देखेंगे कि मैंने मान लिया कि AB ये हो गई, मैंने मान लिया कि AB एक रेखा हो गई, AB एक रेखा हो गई जो कि 5.5 सेंटीमीटर लंबी है और A पर जो कोण बना वो कितने 60 अंश का है। तो ये लो 60 अंश का हो गया। ठीक, उसके बाद B पर जो बना वो कितने हैं 105 है, तो इधर ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 105 अंश का हो गया। अब देखिए BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC का मान दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर। तो B से हम एक चाप यहाँ पर रख करके यहाँ पर ऐसे लगा देंगे 4, और फिर यहाँ पर हमने क्या मान लिया, C की वैल्यू देखो दी हुई है कि C वाला कोण 105 है। तो जहाँ चाप लगाया है उस बिंदु को C मान करके यहाँ से एक और कोण बना देंगे 105 अंश का। कितने अंश का, 105 अंश का। अब देखेंगे जो A वाली जो हमने कोण बनाया था A पर, वो आगे जहाँ मिलेगा दोनों काट देंगे। तो इस तरीके से पहले वाले विकल्प द्वारा चतुर्भुज का निर्माण संभव है। तो यानी ये तो हुआ नहीं। तो देखेंगे दूसरा देखेंगे कि कितना है। दूसरा फिर देखते हैं कि AB हो गया, दूसरा हो गया AB, और BC की वैल्यू कितनी हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब A की वैल्यू आपको दी हुई है 100, यानी 90 डिग्री से थोड़ा तिरछा बाहर की ओर, ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब C का मान यहाँ पर और D का मान देखो दिया है, C का मान 110 डिग्री और D का मान 75 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन अब कहाँ किस बिंदु पर बना दे, कहाँ बना दे ये तो उसने दिया ही नहीं, क्योंकि BC की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी। अब BC अब पता ही नहीं है B से C किधर जाएगा। मैं मान लेता हूँ B से C इधर गया, तो C पर मैं समझता हूँ 6.5 सेंटीमीटर यहाँ काटता है। तो C पर कोण बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, वो बनाएंगे 110 का, वो बनाएंगे 110 का, ऐसे बना देंगे मान लिया हमने कोण। तो अब 110 का बनाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं। तो जो दूसरा विकल्प होगा उसमें आप देखेंगे कि आप चतुर्भुज की रचना नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा विकल्प ही क्या होगा, सही हो जाएगा। पहला वाला क्या होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जिस विकल्प में चतुर्भुज की रचना करना संभव नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये ABC हो गया, हमने मान लिया ये एक त्रिभुज हो गया ABC हो गया। ठीक, अब यहाँ पर BC की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और दूसरे वाले में देखिए 4 सेंटीमीटर दी हुई है। किसकी वैल्यू, ED की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आपको B90 है, यहाँ पर कौन 90 है, B90 है, और यहाँ पर 90 कौन है, D है। तो D और B 90 हो गए, तो ये तो हो गए समकोण। अब DE की बात करेगी ED, तो ED नीचे हो गया, ED भी 4 सेंटीमीटर है दूसरे वाले में, और पहले वाले में BC भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब बचा AC, तो जो AC बचा है वो EF के हो जाएगा बराबर, AC EF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AC 5 सेंटीमीटर और EF भी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस प्रकार देखेंगे कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से जो दोनों चतुर्भुज हैं, जो दोनों त्रिभुज हैं वे क्या हो गए हैं, आपके समरूप हो गए, सर्वांगसम हो गए हैं, सर्वांगसम हो गए। अब जो सर्वांगसम हो गए तो फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदुओं का रूल होता है, किस बिंदु को किस बिंदु के साथ मिला करके लिखना है वो ध्यान देना पड़ेगा। तो B90 था और D भी 90 था, तो B की वैल्यू किससे मिलेगी, B का मान B और D आपस में मिलेंगे। तो देखेंगे कि B के साथ C कौन है, यहाँ पर क्रम देखना पड़ता है। तो देखेंगे पहले में B के साथ कौन आ गया, E आ गया, तो पहला तो गलत हो गया। देखिए दूसरे में पहला वाला B और उधर भी D, पहला वाला मैच कर गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन है, दूसरा वाला आप देख सकते हैं कि, और बाकी में आप देख लीजिए कि B D मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे इसमें आखिरी वाला B है, इसमें आखिरी वाला E है, ये भी नहीं मैच कर रहा, तो ये भी गलत। यहाँ पर B बीच में है और यहाँ पर E बीच में है, तो ये वाला भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी गलत। तो अपने आप जो दूसरा था वो विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि B की वैल्यू D से मैच कर गई, A की वैल्यू किससे मैच करेगी, F से मैच करेगी,
और सी का जो कोण है वो किससे मैच करेगा, ई से मैच करेगा। तो आप देख लीजिए ये दूसरे विकल्प में तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जो BAC होगा त्रिभुज वह DFE के क्या होगा, सर्वांग होगा। तो दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। हमको दिया गया है ये, अच्छा सूत्र पहले जान लीजिए कि अंतःकोणों का जो सूत्र होता है वो कितना होता है। ये होता है n-2 इंटू 180, n-2 गुणे 180 अंश होता है। ये होता है सभी अंतःकोणों का योग। अब ये आपको दिया हुआ है कि 1080 है, तो पहले तो 180 से 1080 कैंसिल आउट कर लीजिए। तो n-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, 0 0 कट जाएगा, 18 95, 18 छक्का 108। तो n बराबर कितना आएगा, 2 उधर जाएगा, जुड़ करके 8 हो जाएगा, यानी n का मान हो गया 8। अब इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो अब बहुभुज की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है भैया, वो होता है सदैव 360। ये घटता बढ़ता नहीं, ये इतना ही रहता है। भुजाएं चाहे जितनी ज़्यादा हो जाएं चाहे कम हो जाएं, अंतः कोणों का योग आपका ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग 360 ही रहता है, भुजाएं चाहे जितनी हो। तो बाह्य कोण की बात की गई तो बाह्य कोणों का योग 360, तो 360 को बाह्य भुजाओं सभी भुजाओं से भाग कर देंगे, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 8 चौको 32, 4 8 पंचे 40, कितना आ गया, 45 आ गया। तो 45 आ गया जो कि विकल्प 2 में है, यही होगा इस समबहुभुज का बाह्य कोण जो होगा वो 45 अंश का हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इसमें आपको सूत्र की आवश्यकता थी, अगर सूत्र मालूम होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि किसी संलंब प्रिज्म का प्रत्येक आधार एक 8 भुजा वाला बहुभुज है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखा भी रखा है कि इसमें 8 भुजाएं हैं। इसके सभी फलकों, किनारों तथा शीर्षों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शीर्ष देखेंगे कितने हो जाएंगे। पहली बात तो जितनी भुजाएं होते हैं उतने ही फलक होते हैं, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही फलक होंगे। तो यहाँ पर फलक कितने हो जाएंगे, फलकों की बात करेंगे तो फलक हो जाएंगे, 8 भुजाएं थी तो 8 फलक हो गए। अब जो किनारे होंगे वो कितने होंगे, अब बात करते हैं किनारे। तो किनारे कितने हो जाएंगे, जो किनारे होंगे वो हो जाएंगे इसके 2 गुना, भुजा के 2 गुने हो जाएंगे किनारे। तो जब प्रिज्म होता है उसमें भुजा के 2 गुने किनारे होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कितना, 1 2 3 जो किनारे यही तो हैं, इनको जोड़ेंगे तो ऊपर 8 बनेंगे, और 8 ही कहाँ बनेंगे, 8 नीचे बनेंगे और 8 ऊपर बनेंगे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 16 हो जाएंगे इस तरीके से। और अब किसकी बात बची, शीर्षों की बात बची। जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, आपको शीर्ष बताने हैं। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे इनके 3 गुने कर लीजिए। जो किनारे होंगे वो आपके 3 गुने कर लीजिए, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 3, 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों को जोड़ लेंगे, 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 ये हो जाएगा, 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो 48 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और आप गिन भी सकते हैं, देखिए एक ये हो गया किनारा, दूसरा ये हो गया, फिर एक तीसरा हो गया, एक चौथा हो गया। तो जितनी भुजाएं तो 8 वो हो गए, और 8 देखेंगे कहाँ, देखो ये वाले, ये आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले भी क्या हो जाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया, चौथा वाला ये हो गया, फिर 5वां वाला इधर हो गया, छठा और 7वां, और ये कौन सा 8वां। इसी तरीके से नीचे कितने हो गए, 8 हो गए, ऊपर कितने हो गए, ऊपर भी 8 हो गए, और साइड में इसके चारों तरफ 8 हो गए, तो 8 तरीक 24 हो गए। ये हो गए कितने, सॉरी ये गलत लिख गया है, ये वाले किनारे होंगे, ये वाले शीर्ष होंगे। तो किनारे कितने हो गए, 24 हो गए, और जो शीर्ष हो गए वो कितने हो गए, 16 हो गए। और फलक जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही फलक होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, तभी आप निकाल पाएंगे। क्योंकि इसमें आपको केवल 8 भुजाओं का बहुभुज दिया है, ना तो फलक दिए हुए हैं कितने हैं, ना शीर्ष दिए ना किनारे दिए, कुछ बताया ही नहीं है। तो आपको ये पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में मैं मान लेता हूँ कि ये हो गया भुजाएं ए बी सी डी, ये हो गया चतुर्भुज। और चतुर्भुज का जो सी कोण है वो कितना है, सी कोण जो दिया है वो दिया है 72 डिग्री, और जो डी कोण दिया हुआ वो दिया हुआ है 80 डिग्री। अब ए और बी का क्या किया गया, समविभाजक किया गया। ये तो ये आधा हो गया और ये भी क्या हो गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आधा हो गया, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के, और ये समद्विभाजित किया है। ए कोण और बी कोण का क्या किया गया, समद्विभाजक किया गया है, यानी ए और बी को दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो ऊपर देखेंगे कि सी और डी को मिला करके कितना होगा, सी और डी को मिला करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 8 7 15, कितना मिलेगा 152 डिग्री। अब 152 डिग्री तो ऊपर हो गए दो कोण, अब 360 होता है, तो ए और बी का हिस्सा कितना होगा, ए और बी का हिस्सा कितना होगा भाई। चतुर्भुज के चारों कोणों में डी और सी मिला करके 152 हो गए, तो ए और बी कितने में होंगे, 360 में से इनको घटा देंगे, तो 360 में से इनको घटा देंगे तो ए और बी का योग पता चल जाएगा कितना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि ए और बी का मान मिला करके कितना होगा 208 हो गया। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों कितने हैं, पूरे पूरे हैं। यहाँ पर अभी क्या किया गया है, अर्धक नहीं किया गया है, तो अर्धक करेंगे तो ए का भी आधा हो जाएगा और बी का भी आधा हो जाएगा, यानी जो 208 है उसका क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे तो अर्धक वाले ए और बी का योग पता चल जाएगा। तो उसको करेंगे तो कितना आएगा 104 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन हो गया, ए का आधा हो गया और क्या हो गया, बी का आधा हो गया। अब देखिए अंदर देखेंगे क्या बना, एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर जहाँ पर काटा उसको ओ मान लेते हैं, तो ए बी ओ ये एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ए ओ बी की मान ज्ञात करने की बात कही गई कि ए ओ बी कितने अंश का होगा। तो ए ओ बी कितने अंश का होगा, 180 में से ए और बी जो है उनको घटा दें, तो आधा ए और आधा बी, उन दोनों का मान कितना आ रहा है, मिला करके 104 आ रहा है। तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 76, कितना बचेगा 76, जो कि विकल्प 3 में है। तो विकल्प 3 ही सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये सवाल आप कर भी लेंगे, केवल इसमें कैलकुलेशन ही है, इसको आप कर लेंगे ज़रूर। और अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लीजिए, जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो उसमें उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके उसको फिर से सॉल्व करवा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी भुजाओं में अनुपात 5:6 है। तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। यहाँ पर पाई का मान 22/7 आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने आपको इससे पहले वाले सवाल करवा चुके हैं सेशन में, कि अगर कोई भी तार हो या कुछ भी हो उसको मोड़ करके बनाओ तो क्या होगा, परिमाप बराबर होगा। तो जो क्षेत्रफल वृत्त का है और इसकी परिधि एक आयताकार के परिमाप के रूप में है, आयत के परिमाप के बराबर है, तो जो वृत्त की परिधि होगी उसका जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें वृत्त की परिधि दी नहीं है, क्या दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 616। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सॉल्व करके वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और जब त्रिज्या निकल आएगी तभी हम वृत्त की परिधि निकाल पाएंगे। तो आइए परिधि निकालते हैं, सरकमफ्रेंस। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया आपको कितना दे रखा है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है 616। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करके देखते हैं, तो 22 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 6 बचा, 11 छक्के 66 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 आया और ये आया 8, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया, त्रिज्या स्क्वायर बराबर आ गया 28। 28 को क्या लिखेंगे हम, 28 को हम लिख सकते हैं 4 सते 28, और एक साथ देखो इधर नीचे बचा हुआ था, ये उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर का अगर हटा देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 7 का जोड़े में से एक 7 बचेगा। यानी यहाँ से त्रिज्या निकल करके आ गई कितनी, 14 सेंटीमीटर। मैंने कहा गुणा करके फिर से वर्गमूल निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, जब गुणा में पहले से दिया है तो उसको और तोड़ देंगे,
जिससे जल्दी जोड़े बन जाएंगे और हमारा वर्गमूल जल्दी निकल आएगा। फिर यहाँ पर r का मान 2/7 14 हो गया। अब हमें जो परिधि निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर वृत्त की परिधि जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो जो वृत्त की परिधि होगी c, वो किसके बराबर होगी? आयत के परिमाप p के बराबर होगी। सिंपल सी बात है। तो आयत का परिमाप p से डिनोट किया और वृत्त की परिधि को c से। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 गुणे पाई, पाई का मान 22/7। r की वैल्यू हमने कितनी रखी? 14, क्योंकि 14 प्राप्त हुआ है r का मान। तो यहाँ से वृत्त का परिमाप कितना निकलेगा? सॉल्व करने पर पता चलेगा। 2 आ गया, अब ये 4 आ गया, तो 22 चौको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त की परिधि थी वो आयत के परिमाप के बराबर थी, तो आयत का परिमाप 88 सेंटीमीटर आ गया है। और जिसकी भुजाओं में अनुपात कितना है? 5:6 है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात इसने कही है। तो आइए देखते हैं। और तो यहाँ पर वृत्त की परिधि तो निकल आई, जो वृत्त की परिमाप निकल करके आया है, इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा। तो परिमाप कितना होता है? परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा? लंबाई ये आपको दिया हुआ है 5 और ये आपको दिया हुआ है 6। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? परिमाप। तो परिमाप आपको कितना मालूम है? आयत का 88 हो गया। काटेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 6 5 कितना हो जाएगा? 11। 11 का मान 44 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर? 11 चौको 44, 1 का मान 4 के बराबर। तो 1 का मान 4 के बराबर हो गया। यहाँ से अनुपात में दिया हुआ था, क्योंकि हमने x नहीं माना है। आप चाहें तो x मान करके कर सकते हैं। तो 1 का मान अगर 4 आ गया तो क्षेत्रफल कितना होगा? अब एरिया की बात करें, ध्यान से देखिएगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 1 का मान 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान 4 पंचे कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगी 20, ये चौड़ाई हो जाएगी 20। और b का मान कितना है? 6 है। b का मान कितना है? 6 है। और 1 का मान 4, तो 6 का मान 6 चौको 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा, जो कि विकल्प 4 में आपको दिया गया है। तो ये भी सवाल आपने पहले बहुत बार किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो ये भी क्वेश्चन आप ज़रूर कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले। अब देखिए, ये सवाल मुझे अभी याद आ रहा है कि ये सवाल हमने पेपर 1 में भी किसी शिफ्ट में जो हमने करवाए उसमें किया हुआ है, लेकिन वो सवाल घूम करके फिर से देखिए यहाँ पर पेपर 2 में भी पूछा जा चुका है। तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हालांकि सीटर में ऐसा बहुत बार होता है। तो वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और वो कितना दे रखा है? 94.2 दे रखा है। पाई का मान हमें लिखने की बात कही गई, कितना होगा? तो पहले यहाँ से हम क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऊंचाई चाहिए, क्योंकि त्रिज्या तो दे रखी है लेकिन ऊंचाई मालूम है नहीं। तो ऊंचाई हमें प्राप्त करनी होगी, तभी जा कर के हम आयतन निकाल पाएंगे। तो यहाँ से ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो 2 हो गया, पाई का मान रख लेंगे, पाई का मान रख लेंगे 3.14 रखने के लिए बोला है, तो 3.34 रख लेंगे। त्रिज्या के मान 3 दे रखा, 3 रख लिया। ऊंचाई पता नहीं, तो ये हो गया 94.2 के बराबर। यहाँ से काटेंगे तो पहले एक देखिए दशमलव हटाया, यहाँ भी दशमलव हटेगा, लेकिन यहाँ 2 अंक बाद था 3.4 में, और यहाँ 14.2 था, तो एक अंक यहाँ कम था, तो यहाँ 1 जीरो हमने और बढ़ा लिया। अब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कटेगा, आपका जाएगा 3 त्रिक 900, यानी लगभग 942 जो है वो 3 बार में 314 से कट जाएगा। 1 जीरो पीछे बच गया, तो इसको नोट कर लिया। अब यहाँ 3 से काटेंगे 30 को, तो ये आ जाएगा 10, और फिर 2 से काटेंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी ऊंचाई पता चल गई कि कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। अब ऊंचाई पता चल गई 5 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है बेलन का? πr² होता है। तो पाई का मान रखेंगे 3.14, और यहाँ त्रिज्या का मान 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई है? 5 प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जीरो किस में आ रहा है। देखिए, इकाई अंक से हम कर लेते हैं, पूरा गुणा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 है, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात कितना आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? यानी जो भी गुणा करेंगे उसमें जीरो होना चाहिए।
तो देखेंगे पहले वाले विकल्प में 141.30 में 0 है, तो पहला वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पहला वाला आंसर ही सही हो जाएगा। आइए आगे और चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस। किसी घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 120 दे रखा। मान लिया जो आगे है इसका कितना मान लिया, 120 मान लिया। जो इस साइड में वाला है, साइड वाले को हमने मान लिया कि इसका कितना है, 96 है। और जो ऊपर है उस वाले फलक का क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना है, 80 है। तो नीचे वाला जो भाई जो घनाभ होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, घनाभ बना होता है आयताकार पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर इसकी जो क्षेत्रफल आगे वाले का फलक का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और ऊपर वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणे कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो हम क्या करें, हम तीनों को कर दें गुणा। भाई इस वाले क्षेत्रफल का, इसका, इसका और इसका, तीनों का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो आइए गुणा कर देते हैं। तो एल बी पहले वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, फिर दूसरे का बी एच हो गया, तीसरे का एच एल हो गया। और पहले का कितना था, 120 था, दूसरे का 96 था, तीसरे का कितना था, 80 था। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब सभी दो बार आ गए, तो इसका हो जाएगा एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 गुणे 10 इसको लिख सकते हैं, 120 को 12 गुणे 10 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 12 8 कितना लिखा जा सकता है, 12 पंचे 60, 12 8 96, 12 8 कितना लिख दिया, 96 लिख दिया। और 80 को क्या लिखेंगे, 8 गुणे 10 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 12 का जोड़ा बन गया, यहाँ बन गया 8 का जोड़ा, और ये बन गया 10 का जोड़ा। तो इस तरीके से हमें अब गुणा करके फिर से वापस लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ निकल करके आ जाएगा एल बी एच का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, जोड़े में से 1 निकलेगा, यहाँ 10 निकलेगा और यहाँ निकलेगा 8। तो ये जाएगा 80 और 12 8 कितना होता है, 96 और ये 0 कितना आ गया, ये आ गया 960 सेंटीमीटर क्यूब। और एल बी एच क्या होता है, एल बी एच आपका घनाभ का क्षेत्रफल ही होता है, या आयतन, सॉरी आयतन ही होता है। तो चौथा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्न आंकड़ों के माध्यक बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले वीडियो पॉज करके आंकड़े को आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, जिससे आपका समय बच जाए। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर पहले क्या बात की गई है कि माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने पद हैं, 11 पद हो गए हैं। टोटल कितने पद हो गए, 12 पद हो गए। अब पूरे 12 पद हो गए, तो 12 पदों में हमें क्या निकालना है, निकालना है माध्यक। माध्यक मतलब मीडियन, क्या निकालना है, निकालना है मीडियन। तो मीडियन कितनी हो जाएगी भाई, अगर मध्य में 2 पद होंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 इधर छूटे, 5 उधर छूटे, तो बीच में बचा 10 और 12। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में कहीं माध्यिका होगी। माध्यिका कहाँ होगी, यहाँ बीच में होगी कहीं, तो बीच में होगी तो जोड़ के भाग करना पड़ेगा, तभी बीच में पता चलेगा। तो 12 10 22 और 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो ये तो हो गई मीडियन। अब बहुलक यानी मोड निकालना है। तो मोड कितना हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो मोड देखें कि 17 2 बार रिपीट हुआ है, तो मोड 17 हो गया। परिसर यानी रेंज की बात करें, तो रेंज की बात करें तो रेंज पहला और अंतिम ये आपका 23 है, और पहला वाला कितना है, 2 है। डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि 21। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी रेंज। अब इनका तीनों का क्या बोला है कि इनका तीनों का माध्य निकालिए, कि आप इन तीनों का मीन निकालना पड़ेगा आपको। तो इन तीनों का मीन कैसे निकलेगा, इन तीनों का मीन निकलेगा, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पद हो गए। एक 11 हो गया, एक 17 हो गया, और एक हो गया 21। 3 थे तो हमने क्या करा, इनको भाग करा 3 से, और 3 से भाग करेंगे तो 11 और 18 28
29 39 49 हो गया, कितना हो गया 49, और भाग में बटे में कितना हो गया 3 हो गया। तो आंसर देखेंगे कि विकल्प जो दूसरा है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें 49/3 दिया हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथक पृथक पर्चियों पर संख्याएं 16 से 55 लिखी हुई हैं, एक पर्ची पर एक संख्या है। तो बताइए पहले पर्चियां कितनी हैं। पर्चियों की संख्या तो पता कर लें कि पर्चियां हैं कितनी। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्चियों की संख्या, पर्चियों की संख्या कितनी होगी ये पहले पता कर लेते हैं। तो भाई 55 तक लिखना है, 1 से 55 तक जाएंगे तो 55 होंगी, लेकिन 1 से 15 तक छूट भी तो गई हैं। तो 55 में से क्या करें भाई, 16 से लेकर के है तो 1 से 15 तक छूटी हैं, तो 1 से 15 टोटल घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। यानी कितनी पर्चियाँ हैं, पर्चियों की संख्या 40 हो गई। यानी कि टोटल संभावित मान कितने होंगे, कुल मान जो हो गए वो 40 हो गए, और जो जिनके आने की संभावना है उनको याद करना है। तो उसने आगे बोला कि उन्हें एक थैले में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। यानी 40 पर्चियों को एक थैले में अच्छी तरीके से मिला दिया गया है। थैले के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, थैले के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। इस पर्ची पर एक 19 और 53 के बीच में अभाज्य संख्या होने का क्या प्रायिकता है। तो पहले तो मैंने आपको जो याद कर रखा उसको बताते हैं कि अभाज्य संख्या ज्ञात करने की जो तरीका है वो हमने क्या रखा। भाई पहले वाली लाइन में 1 से 10 में 4 होते हैं, 10 से 20 में आपके 4 होते हैं, फिर तीसरी बार 20 से 30 में 2 होते हैं, 30 से 40 में 2 होते हैं, फिर 3 2 2 3 2 1। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 1 से 10, 11 से 20 या 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 करके मैंने यहाँ पर याद कर रखा है। और इस क्रम को आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि किसी के बीच में भी वो पूछ सकता है, तो आपको लिख लिख करके जोड़ना पड़ेगा। तो उस तरीके से समय बहुत लगेगा, और इस तरीके से याद रहेगा आपको अगर, तो आप तुरंत जिस लाइन को कहे उस लाइन के बीच में आप जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि कितनी अभाज्य संख्याएँ इसके बीच में हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला कि 19 यानी 20 से 30 में देखना है। तो भाई 19 को तो छोड़ देना, क्योंकि बीच में बोला है, 19 को तो लेना नहीं है। तो 19 यानी 20 से लेकर के 30 तक कितनी हो गई, 20 से 30 तक यानी तीसरी लाइन, उसमें कितनी हो गई 2 हो गई। फिर 20 से 30 और 30 से 40 में कितनी हो गई 2 हो गई। 40 से 50 में कितनी हो गई 3 हो गई। अब 50 के बाद देखेंगे कौन, 51 तो 17 से कट जाती, यानी कितनी हो गई टोटल संख्याएं। टोटल आपके पास हो गई कितनी, ये हो गई आपके पास कितनी हो गई, ये टोटल आपके पास हो गई 7। यानी 7 2 2 4 3 7 ऐसी हो गई जो कि 19 और 53 के बीच में अभाज्य संख्याएं हो गई। यानी 40 में से कितनी प्रायिकता है अभाज्य संख्या आने की, 7 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 19 से 53 के बीच में होंगी, जिनके निकलने की जो संभावना है वो 7 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता जो हो गई टोटल वैल्यू नीचे कुल मान और संभावित जो प्राप्त होने वाले मान हैं वो कितने हैं 7 हैं। तो आंसर कितना आ गया 7/40 हो गया। तो तीसरा विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उसने दे रखा वो कहाँ पर उसने लॉजिक फंसाया, उसने लॉजिक फंसाया आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करने में। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करने में समय लगता, लेकिन हमने मालूम था तो आपको बता दिया, इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अभाज्य वाला पूछा ही जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना निःशुल्क होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं पड़ता है। और अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरे इस चैनल से बहुत लाभ होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो सीटेट हो वो अच्छा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।